हर शख्स पहले से ही अपनी ऐप देख लेता तो अपनी इस्लाह से कब फारिग होता, तो दूसरों के ऐप निकालने वाले लोग अपने आप से गाफिल हैं। इसका जो फैलाव है वो तो ऊपर पिंडी, इस्लामाबाद तक और लाहौर, इन सारे इलाकों में 68 के करीब लोग जो हैं, जिसमें 21 दहशतगर्द भी शामिल हैं, वो इसमें जो है हलाक हुए। फिर 14 जो सिक्योरिटी के एहलकार हुए। हमारे गुजरात में कोई ऐसा क्लब नहीं है जहाँ पे हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। हड़ताल इसलिए है कि अगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो फिर क्या करेंगे। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया बोल है और आपको कहेंगे इस प्रोग्राम में खुशामदीद और उम्मीद करेंगे कि आज आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। मैं हूं आपकी होस्ट, आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हमेशा की तरह प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज की अच्छी बात के साथ। तो मौलाना रूमी का कॉल है कि अगर हर शख्स पहले से ही अपनी ऐप देख लेता तो अपनी इस्लाह से कब फारिग होता, तो दूसरों के ऐप निकालने वाले लोग अपने आप से गाफिल हैं। इसीलिए दूसरों के ऐप बयान करते हैं। बेहतर यही है कि खुद की इस्लाह की जाए, ना कि लोगों के ऐप निकालकर अपने वक्त को ज़ाया किया जाए। इसी अच्छी बात के साथ बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की जानिब। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों का फोर्सेस की जानिब से मौसर जवाब। ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाइयों में 21 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। वज़ीर आज़म की सरबराही में वफाकी काबीना सूरत हाल पर आज सर जोड़कर बैठेगी। सिंध में मानसून के तगड़े स्पेल का आगाज हो चुका है। कराची, हैदराबाद और सक्खर में बारिशें 100 से 250 मिलीमीटर तक बरसात मुतवक्के हैं। इंतजामिया की जानिब से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्कूलों की छुट्टी है। किस शहर में कब कब बारिश हो सकती है, मौसम का अहवाल बताने वालों से जानेंगे। ताजिर दो स्कीम या ताजिर दुश्मन स्कीम, इजाफी टैक्सेस के खिलाफ ताजिर सरापा एहतजाज है। कल मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दे रखी है। जमात इस्लामी भी ताजिरों का साथ देने जा रही है। और जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जखेज है। गुजरात की जन्नत सैफ ने साबित कर दिया कि कौमी सतह पर मुख्तलिफ खेलों में 20 मेडल जीतने वाले फख्रे पाकिस्तान आज होंगे दुनिया बोल है में मेहमान। तो नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि मुल्क भर में मानसून का सिलसिला जारी है और नया स्पेल जो है वो दाखिल हो चुका है। शहर कायद में भी धुआंधार बारिश का सिलसिला कल रात से ही जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जमकर बादल बरसे हैं। जल थल एक हो गया। नशीबी इलाकों और शाहराहों पर पानी जमा हो चुका है। गुलशन हदीद में 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में 30 अगस्त तक वक्फे से मूसलाधार बारिश का इम्कान है। शहरियों को घरों से ना निकलने की हिदायत जारी कर दी गई है। मौसम की मजीद सूरत हाल जानेंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कराची में रात भर से बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और आज मजीद तूफानी बारिशों की पेशगोई की गई है। कितनी मिलीमीटर बारिश होने का इम्कान मौजूद है? देखिए, जो सिस्टम कल से सिंध में दाखिल हुआ है और कराची तक पहुंच गया है, इसमें अगले जो 48 घंटे हैं वो इसमें से इसकी मेन कोर होगी और शदीद बारिशों का जो इम्कान है अगले 48 घंटों में। और उसमें से हो सकता है कि 24 घंटों में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिशें कराची में हो जाए और बाकी इलाकों में जो साउथ ईस्ट सिंध, मिट्टी, तरपारकर, उमरकोट और थटा, उसमें इससे भी थोड़ी ज़्यादा बारिशों की बिल्कुल तवक्को है। और जो सिस्टम है इसका जो एरिया है वो तकरीबन 700-800 किलोमीटर डायामीटर में है, जिसकी वजह से ये पूरा सिंध उसके लपेट में रहेगा और जनूबी पंजाब भी उसमें होगा। उसके बाद ये बलूचिस्तान के जो इलाके हैं, नसीराबाद है, लोरालाई है, कलात है और ये डिवीज़न है, इसमें भी ये बड़ी अच्छी बारिशें होंगी। और ये अगले 48 घंटे में तो सिंध में इसकी बड़ा जोर होगा। उसके बाद ये थोड़ा जो है वेस्ट की तरफ मूव करेगा। तो इसमें तो सबसे ज़्यादा ये है कि जैसे हमने सब अदारों को अलर्ट किया हुआ है, पब्लिक को भी मीडिया के थ्रू इंफॉर्मेशन है, तब इससे ज़्यादा कि लोगों को सबसे ज़्यादा तो एहतियात करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे जो हमारे बड़े शहर हैं उसमें से अंडरग्राउंड जो हमारे पार्किंग होती है या हमारे अंडरग्राउंड जो होते हैं स्टोरेज, उसके लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है। उसके से या तो सामान को निकालें या कोई ऐसा इंतजाम करें कि उनमें पानी ना जा सके। और बाकी जो शहरों में जो अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है, वो अदारे जो है वो अलर्ट तो है, लेकिन हमारे शहरों की ड्रेनेज कैपेसिटी एक लिमिटेड है। उससे ज़्यादा बारिश होगी तो डेफिनेटली
जो है वो अर्बन फ्लडिंग तो होगी। जब होगी तो उसके लिए भी अदारों को अपनी कोशिश के साथ साथ लोगों को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है। उसके अलावा इससे बिजली के पोल के साथ लोगों के पानी के अलावा हो जाती है कि उसमें करंट आ जाता है। तो पब्लिक को भी एहतियात करने की ज़रूरत है कि अगर ऐसा स्पेल है या पानी बाहर है तो अपनी गैर ज़रूरी तौर पर निकलने से एहतियात करें। बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए। अच्छा सर, पंजाब की बात करें तो आज डेरा गाजी खान, कश्मीर समेत कई शहरों में बारिश का सिलसिला जो है वहाँ पर भी मौजूद है बारिश का सिलसिला। पंजाब में कौन से शहर सबसे ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं और मज़ीद कितनी बारिशें मुतवक्की है वहाँ पर? देखिए, इसका जो फैलाव है वो तो ऊपर पिंडी, इस्लामाबाद तक और लाहौर, इन सारे इलाकों में है। लेकिन जो इसकी बारिशें जो ख़तरनाक या शदीद हो सकती है वो हमारे बावलपुर और डीजी खान जो डिवीजन है इसके हिल टोरेंट जो है उनमें से कोई ऐसा नालों में सैलाबी सूरत हो सकती है। बाकी पूरे अपर के पंजाब में, केपी के कश्मीर में कोई ऐसी सूरत का सामना नहीं हो सकता जिससे कोई फिक्रमंद हो। अच्छा सर, अगर सहराय थर की बात की जाए तो वहाँ पर 500 मिलीमीटर बारिश की पेशन गोई की गई है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? वहाँ पर इतनी ही बारिशें मुतवक्के हैं? देखिए, इतनी बारिशें, ये सिलसिला भी अगले 3 से 4 दिन रहेगा। तो ये सिलसिला इस तरह चलता है तो बिल्कुल इतनी 300 से 500 मिलीमीटर तक बारिशें बिल्कुल हो सकती हैं, इसमें कोई मुबालगा नहीं है। अच्छा सर, ये 3 से 4 दिन आप कह रहे हैं कि ये स्पेल जो है वो जारी रहेगा, ये सिस्टम जारी रहेगा, लेकिन देखा जाए तो ये भी सब सामने आया जा रहा है कि सर्च के मुताबिक कि 1 हफ्ते से भी ज़्यादा बारिशों का इम्कानात हो सकते हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, उसमें ये 30-31 को ये सिस्टम जो है आगे मूव कर जाएगा। फिर ऊपरले इलाकों में एक मगरबी हवाओं के तहत एक सिलसिला आएगा जिससे बारिशें होंगी और वो फैलाव के साथ होंगी। अपर सिंध तक तो हो सकती है और बाकी पूरा पंजाब, केपी के और कश्मीर में हो सकती है, लेकिन सिंध के इलाकों में उसका कोई इतना खतरा नहीं होगा। ये हुई तो हल्की फुल्की होगी। ये सिस्टम जो है ये 30-31 को निकल जाएगा। ये सिस्टम अभी 7-8 दिन हो गए इसको बेवकाल से चले। बड़ा सिस्टम है, इसकी मूवमेंट भी स्लो होती है और इसका कुछ पोर्शन जो है वो सिंध से नीचे समुद्र में भी है। और जब समुद्र में इसका होता है तो उसकी वजह से ये समुद्र से बहुत ज़्यादा नमी और जो है वो इस तरफ को ट्रांसफ़र कर रहा होता है, जिसकी वजह से ये शदीद बारिशें होती हैं। वरना जो वेस्टर्ली सिस्टम हो या अगर समुद्र के ऊपर ना होता तो फिर इतनी बारिशें ना होती। अच्छा सर, रात को हमने देखा जब बारिश का सिलसिला शुरू हुआ तो काफ़ी गरज चमक के साथ बारिश हुई। इससे पहले इस तरह की बारिशें नहीं देखी गई कराची में ख़ास तौर पर। तो आप क्या समझते हैं कि मज़ीद भी इसी तरह बारिशें होती रहेंगी? जी, इसमें यह है कि जो हमारे बादलों के सिलसिले होते हैं उनकी डिफरेंट हाइट्स होती हैं। तो ये जो है 10,000 फुट से भी ज़्यादा ऊंचाई तक इसकी सर्कुलेशन है। जो ही ज़्यादा हाइट तक क्लाउड बनते हैं, टावरे क्लाउड बनते हैं, तो उसमें से गरज चमक और जो है थंडर की जो है वो ज़्यादा इम्कान होते हैं। अच्छा सर, तो कराची के आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि जो बारिश होने के बाद कराची की जो सिचुएशन होती है उससे बाखूबी आगाह हैं आप भी, मैं भी और हमारी आवाम भी, क्योंकि सड़कों का बुरा हाल हो जाता है, ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम हो जाता है। तो ऐसे में शहरियों को क्या मैसेज देंगे? क्या एहतियाती तदाबीर उनको इख्तियार करनी चाहिए? देखिए, कराची के बारिश के बाद या जो सूरत हाल होती है उससे गवर्नमेंट आगाह हो ना हो, अवाम बिल्कुल आगाह होती है क्योंकि वो फेस करती है बिल्कुल, और उसको हर बारिश में सामना करना पड़ता है। तो लिहाजा वो खुद ही अपनी एहतियात करें बस। सही सर, आज स्कूल्स में भी छुट्टी दी गई मेरे ख्याल से, तो आज काफ़ी बच्चों को, लेकिन पहले से कंफर्म नहीं था इस हवाले से। तो जब बारिशों की पेशगोई तो हम काफ़ी दिनों से कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये लास्ट वीक में काफ़ी हैवी स्पेल होने जा रहा है, लेकिन पहले से कोई भी खातिर ख्वाह जो इंतज़ामात है या जो अलर्ट्स है वो जारी नहीं किए जाते। जैसे आज मैंने सुबह देखा कि बच्चे कन्फ्यूज़ थे कि हमने स्कूल जाना है नहीं जाना, क्या सिचुएशन होगी। तो इस बारे में क्या कहेंगे? स्कूल इंतजामिया वालों को पहले से जब अलर्ट कर दिया जाता है कि इस तरह से बारिशों का सिलसिला जारी हो सकता है हैवी स्पेल के साथ, तो पहले से उनको अलर्ट जारी करना चाहिए ना? देखिए, उसमें से जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्रीज होती है और चीफ मिनिस्टर के साथ मिलके उन्होंने डिसाइड करना होता है। बहुत दफ़ा वो ये चाह रहे होते हैं कि ऐसा पैनिक ना हो, लेकिन ये कि उनकी मीटिंग होते होते डिसाइड होते होते टाइम लग जाता है और टाइम जो है थोड़ा टाइम से डिले हो जाते हैं डिसाइड करने में। तो उसको टाइमली डिसाइड कर देना चाहिए था। जी बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मौसम की अपडेट्स के हवाले से आपने हमें आगाह किया। शाहिद अब्बास साहब
चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके। हम वक्तन फवक्तन मौसम की सूरत हाल के हवाले से नाजरीन आपको आगाह करते रहते हैं और हमारे साथ जो महकमा मौसमियात वाले हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट, उनसे भी मौसम की सिचुएशन इसीलिए हम लेते हैं, अपडेट्स लेते हैं ताकि आप तक आगाही पहुँच सके और आप ख़ुद को जो है वो महफूज रख सके इस ऐसी सिचुएशन से। तो नाजरीन आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बलूचिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमले की। तो फोर्सेस की जानिब से मौसर जवाब दिया गया है इस हमले का। ताबेतोड़ जवाबी कार्रवाई में 21 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। दहशतगर्दों से मुकाबले में 14 जवानों ने जाम शहादत नोश किया है। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बुज़दिलाना हमले किए। मुसाखिल, किलात और लसबिला में मासूम शहरियों को निशाना बनाया। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना दिए, जबकि दहशतगर्दों का मकसद बलूचिस्तान के पुरअमन माहौल और तरक्की को मुतासिर करना था। तो इसी पर बात करने के लिए सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर ज़िया साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बलूचिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर है। सर एक ही दिन में 35 से ज़ायद सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों को निशाना बनाया गया, आखिर इसकी वजूहात क्या है और क्यों इस पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते? यकीनन जो गुज़िश्ता 24 घंटे जो थे बड़े खुरेज थे बलूचिस्तान में, और जब भी अभी आप लोगों ने पैकेज में भी जिन आदाद शुमार का जिक्र किया तो आप सोचे कि तकरीबन 68 के करीब लोग जो हैं, जिसमें 21 दहशतगर्द भी शामिल हैं, वो इसमें जो है हलाक हुए। फिर 14 जो है सिक्योरिटी के एहलकार हुए। तो ये एक मतलब है कि अनप्रेसिडेंटेड है। और बलूचिस्तान में एक सॉफ्ट किस्म की जो इंसर्जेंसी है वो बहुत तवील अरसे से जारी है, लेकिन ये वाला जो जिस तरह से मुनज़्ज़म तरीके से कई जगहों पर उन्होंने हमला किया और जिस मतलब है कि बेरहमी से उन्होंने मुसाफिरों को कत्ल किया, उस बात का एक निशानदेही कर रही है कि ये जो है इस मरतबा कहते हैं ना कि जो एक कॉन्फ्लिक्ट की लैडर है, एस्केलेशन लैडर है, उसको ऊपर लेकर गए हैं। ज़ाहिर है कि हमारी उसकी तरफ से एक बहुत ही मौसर जवाब दिया गया, लेकिन असल जो मसला है ना वो ये है कि क्या सिर्फ फौजी ऑपरेशन जो है, क्योंकि हमारी फौज तो एक अरसे से वहाँ पे नबरदाज़मा है और मुसलसल एक काइनेटिक ऑपरेशन कर रही है, इसके अलावा मजीद क्या करना होगा कि आप दहशतगर्दों को शिकस्त दे सकें? हमारे सामने 2-3 चैलेंजेस हैं। एक तो ज़ाहिर है कि ये जो इंतहा पसंद कौम परस्त हैं वो कोई बहुत बड़ी तादाद में नहीं है। वो एक मतलब है उन्होंने एक चंद जहनों को, मुट्ठी भर जहनों को जो है मुतासिर किया है, लेकिन वो ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए हो रहे हैं कि उनके पास जो है बैरूनी इमदाद है। और इसका कोई मतलब है, कोई इसमें ये बात नहीं कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। बैरूनी इमदाद से हमारी मुराद ये होती है कि आपको पता है कि भारत जो है वो एक अरसे से पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। उसका एक जीता जागता सबूत जो है कुलभूषण यादव की सूरत में पाकिस्तान की कैद में है 2016 से, ठीक है ना। तो वो एक आपके सामने वो है। उसके बाद मुसलसल जो है रिपोर्ट्स आती हैं कि उनके साथ माली इमदाद होती है, उनकी तरबियत होती है, उन लोगों को जो है मजीद जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। अफगानिस्तान में हमें पता है कि अफगान तालिबान का गालिबन इतना मौसर तरीके से गिरफ्त नहीं है अपने मुल्क पे। वहाँ के इलाकों को जो है इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान के खिलाफ। TTP भी करती है और जो कौम परस्त हैं, तंग नज़र कौम परस्त हैं, वो भी करते हैं। तो बहुत बड़ा एक चैलेंज है हमारे सामने और इसको कई महाजों पे लड़ना है। एक काइनेटिक ऑपरेशन जो फौज कर रही है, सिफारती सतह के ऊपर जो है भारत को बेनकाब करना बहुत जरूरी है। और तीसरी सतह जो बहुत अहम है वो ये है कि जो एक जहनी लड़ाई है, बयानिए की लड़ाई है, जिसमें मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। बल्कि अब तो सोशल मीडिया की वजह से हर फर्द का किरदार है कि वो जो लोगों के जहनों को जहर आलूद किया जा रहा है और उनको रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जो है एक कहते हैं ना कि पूरा सेंटिमेंट डेवलप किया गया एक मखसूस तबके के अंदर, उसका एक मौसर तरीके से जवाब दिया जाए। जब तक एक होलिस्टिक तरीके से जो है पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, हमारी इस जंग में कामयाबी जो है वो देर में आएगी, फौरी नहीं आएगी। जनाब बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मौसर तरीके से जवाब देना ऐसे दहशतगर्दों को बहुत ज़रूरी है सर। लेकिन दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी फोर्सेस भी मैदान में हैं और फोर्सेस ने अब तक जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को भी नाकाम बनाया। इस हवाले से ISPR ने 2 टॉक पैगाम दिया है कि मासूम शहरों को निशाना बनाने वाले जो मुजरिम हैं और सहूलतकार हैं उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। कैसे देखते हैं आप उनके इस बयान को? देखिए, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो कर्से से काम कर रही हैं। कल आप देखें कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत दोनों तरफ से बड़ा वाज़ेह पैगाम गया। जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि जी उसी ज़बान में उनका जवाब दिया जाएगा जिस तरह की वो कार्रवाई कर रहे हैं। कमोबेश ऐसी बातें जो है वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी की। उन्होंने भी कहा कि जी हम सख्त कार्रवाई करेंगे।
तो तो सर ये चीजें जी फरमाइए, आप कुछ कह रही थी। अच्छा सर, आज कैबिनेट की भी अहम मीटिंग होने जा रही है, इस हवाले से क्या समझते हैं, क्या अहम फैसले होने जा रहे हैं इस मीटिंग में? जाहिर है कि इस ऑपरेशन को जो है बीफ अप करने की जरूरत है, और इससे ज्यादा मैं समझता हूँ कि देखिए ऑपरेशन तो पाकिस्तान मुसलसल कर रहा है। असल बात है कि पाकिस्तान को सिफारती सतह के ऊपर जो भारत की रेशा दवानियां हैं उनको बेनकाब करने की जरूरत है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से हम लोग अपना केस खुद बाज़ औक़ात कमजोर कर देते हैं। हमारा कोई भोला वजीर जो है वो ये कहता है कि जी हमें भारत के साथ तिजारत करनी है, तो आप अपना पूरा मुकदमा जो है खराब कर देते हैं। वो कश्मीर का मुकदमा हो कि जहाँ पे भारत ने तरफा तौर पे जम के उस मकसदी इलाके को, चाहे वो दहशतगर्दी का मामला हो, तो हमें ये सोचना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि जैसे भारत में क्लैरिटी है पाकिस्तान के खिलाफ कि जी हमें पाकिस्तान से बात नहीं करनी, उनके साथ क्रिकेट नहीं खेलनी, कोई रवाबित नहीं रखनी, और जहाँ मौका मिले पाकिस्तान का रास्ता रोकना है। तो इसी तरह पाकिस्तान को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्लियर होना चाहिए कि सिफारती सतह के ऊपर हमें भारत के साथ जो है हमें क्या एक अपना रवैया रखना है, और दुनिया को बताना है कि जी भारत किस तरह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। तो दूसरी बात ये कि वहाँ पर जो है बलूचिस्तान के अंदर खुद जो एक बिल्कुल कहते हैं ना कि ब्लैक जिसको कहा जाता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है, जो फुट सोल्जर्स है उनको किसी तरह से दोबारा मेन स्ट्रीम में शामिल करने की जरूरत है, और जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ किया गया है, उनके जो सहूलतकार हैं उनको न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है, और स्पेशली जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर के महाज के ऊपर बात हो रही है उसको जो है इफेक्टिवली काउंटर करने की जरूरत है। हम देखें कि जब से मतलब है कि जो हुकूमत आई है PDM-2 और PDM-1, उसके दौर में मेरे ख्याल में एक जरा सा हमारा फोकस हट गया, क्योंकि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम बहुत ज्यादा रहा है इस पूरे दौर के अंदर। तो इस बात की कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम भी हो, हमारी मईशत पे भी तवज्जो दी जाए। देखिए जब तक होलिस्टिक तरीके से हम नहीं बढ़ेंगे तो आप साइलों के अंदर जो है मसले को हल नहीं कर सकते। तो बात कहते हैं ना किसी एक हिस्से को आप एड्रेस करें, तो होलिस्टिक अप्रोच है। फिर वहाँ पे जो हमारे मेन स्ट्रीम बलूचिस्तान की सियासी जमातें हैं, चाहे वो बलोच कौम परस्त हो, पश्तून हो, या मेन स्ट्रीम दीगर पार्टीज हो, उनको इत्मीनान में लेने की जरूरत है। सिविल सोसाइटी को बहुत ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, तो दहशतगर्दी के खिलाफ एक मौसर आवाज बनकर उठे जनाब। अच्छा सर, सवात की तर्ज का ऑपरेशन किया जाना है यहाँ पर बलूचिस्तान में, ऐसे बयानात भी सामने आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो पाएगा? देखिए एक तो बड़ा फर्क है स्वात के दौर में और आज के दौर में, फिर जाहिर है कि जोग्राफिया का फर्क है। हम ये ऐसा नहीं हुआ बलूचिस्तान में कि जो मिलिटेंट्स हैं, जो अस्करियत पसंद या दहशतगर्द हैं, उन्होंने इलाके को होल्ड किया। वो उनकी जो टैक्टिक्स हैं वो हिट एंड रन की टैक्टिक्स हैं। वो देखिए उस जमाने में जब स्वात ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद भी आपने देखा कि उस जमाने में अस्करियत पसंद जो थे वो पाकिस्तान के इलाके पे काबिज थे, और वहाँ पे उन्होंने रिट ऑफ द स्टेट खत्म कर दी थी। यहाँ पे ये होता है कि वो दहशतगर्द आते हैं, तो पुल को उड़ाया, मुसाफिरों को लूटा, उनको गोली मारी, कहीं पे सॉफ्ट टारगेट्स को जो एक आसान हदफ है, नर्म हदफ जिसको कहा जाता है, उसको निशाना बनाया। ये काम यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पे उस तरह के ऑपरेशन की जरूरत नहीं होगी, यहाँ पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की जरूरत होगी, और कि जहाँ पे उनके इफेक्टिव उनके अगर कोई कहते पनाहगाहें हैं छोटी छोटी, उनको न्यूट्रलाइज करने की जरूरत होगी। जो उनके फर्ज करें कि सरहद पार जो उनके कैंप्स हैं उसको किस तरह से निपटना है, ये चैलेंजिंग सूरत हाल है, वो भी निपटा जा सकता है। पाकिस्तान प्रयास इन्वॉल्व ना भी हो तब भी इसके तरीके होते हैं कि आप वहाँ न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो एक बड़ा कहते हैं ना कई जहती लड़ाई होगी ये। अच्छा सर, जिस तरह से हमारे मुल्की हालात हैं, जो सिचुएशन है, हर तरह की सिचुएशन हम आगाह हैं बिल्कुल, और दूसरी तरफ इस तरह के दहशतगर्दाना हमले हैं, क्या समझते हैं ऐसे हालात में हमारे जो इदारे हैं या जो गवर्नमेंट है उनको किस तरह से एक्शन लेना चाहिए? एक तरफ देखें चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब हैं, उनके पास 2 वजारतें हैं, एक तरफ चेयरमैन PCB हैं, दूसरी तरफ एक और वजारत है। आप नहीं समझते, वजारत दाखिला भी हैं, तो आप नहीं समझते कि उनको एक वजारत की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि कुछ वो अच्छा कर सके एक वजारत को देखते हुए? ये असूली तौर पे तो आपकी बड़ी माकूल तजवीज़ है और ऐसे ही होना चाहिए, और न सिर्फ मतलब है कि अपनी अपनी वजारतों पे तवज्जो देने की जरूरत है। असल बात ये है कि जो आप हिकमत अमली अपनाते हैं वो इस तरह की हिकमत अमली होनी चाहिए कि उसके बहुत सारे पहलू हों, और उसमें ज़्यादातर हमारा इंहिसार जो है वो फौज के ऊपर होता है। हमारे सिविलियन इदारों को मजबूत करने की जरूरत है, पुलिस को मजबूत करने की जरूरत है, जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है बलूचिस्तान का, KP का, उसको मजबूत करने की जरूरत है।
और उसके साथ साथ जो है फिर एक डेवलपमेंट की जरूरत है, वहाँ के ऊपर जो है तरक्याती कामों की जरूरत है, तो आपको एक पूरा पैकेज देना पड़ेगा इस काम के लिए। और ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अगर मोहसिन नकवी साहब फर्ज करें वो ये फैसला करते कि मैंने क्रिकेट पे नजर करम करनी है, तो फिर वो क्रिकेट पे नजर करम करें और ये जो वजारत दाखिला जैसी अहम वो है वजारत, वो किसी और को दे दें। और अगर वो समझते हैं कि जी ये ज्यादा अहम है तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि लोग कहते हैं, अब मुझे नहीं पता, मैं तो क्रिकेट के माहिर नहीं हूँ, तो क्रिकेट पर उनका अमल दखल तो कोई ज्यादा है नहीं, और मतलब अमल दखल तो है लेकिन उनको मालूमात नहीं है उसके बारे में। और जब से आपने देखा है कि बने हैं उसके बाद से पाकिस्तान में जो है क्रिकेट में हमारी परफॉर्मेंस डिक्लाइन पर है, और जो पिंडी में रावलपिंडी में जो शिकस्त हुई है मतलब डिक्लेयर करने के बाद, वो हमारे लिए आंखें खोलने के लिए काफी है। तो जाहिर है कि क्रिकेट के साथ तो ये भला नहीं कर पा रहे, कोशिश करें कि कम से कम वजारत दाखिला के साथ करें और वहाँ पे किसी क्रिकेटर को ही लेकर आ जाए जिसको पता हो कि जी किस तरह से खेल होता है, क्या तरीके वारदात होता है, वो ज्यादा इस मुल्क के लिए अच्छा होगा। जनाब बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी प्रोफेशन के लिए आपका एक्सपर्ट होना उस इदारे के लिए या उस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करते हुए अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो बेहतर यही होगा कि किसी एक वजारत को चुन लिया जाए और उसमें अपना बेस्ट दिया जाए। सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नात कर रहे थे जो दहशत गर्दों की जानिब से बुज़दिलाना हमले किए गए हैं, उन पर कंट्रोल करने के लिए हमारी फोर्सेस की जानिब से ताबड़तोड़ उनको जवाबी कार्रवाई भी उनको जवाब भी दिया गया है। और इसी तरह से हम देखते आ रहे हैं कि काफ़ी टाइम से इस तरह के दहशतगर्दाना हमले, जो बुज़दिलाना कार्रवाई दहशतगर्दों की जानिब से की जाती है, और हमारी फोर्सेज जो है उनके सामने डट कर खड़ी हैं। इसी के साथ ही नाजरीन प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से कहेंगे प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। तो अब नाजरीन हमारा सेगमेंट है हीरो पाकिस्तान। खेल का मैदान हो या तालीम का, हमारे जो पाकिस्तानी बच्चे हैं वो किसी से कम नहीं। हीरो पाकिस्तान में हम आज आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे नौजवान खिलाड़ी से जिन्होंने अब तक नेशनल लेवल पर 20 से ज़ायद मेडल्स अपने नाम किए हैं। मार्शल आर्ट्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, जिम्नास्टिक, साइकिलिंग में अब तक 6 गोल्ड, 6 सिल्वर, लातादाद ब्राउन मेडल्स और सर्टिफिकेट्स अपने नाम वो कर चुकी हैं। अब उनकी ख्वाहिश है कि इंटरनेशनल लेवल पर खेल कर पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद करें। 20 साला जन्नत सैफ ना सिर्फ खेल में एक्टिव हैं बल्कि पढ़ाई के मैदान में भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने BS फिजिकल एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद अब फिजिकल एजुकेशन में MPhil करने की तैयारियों में मसरूफ हैं। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। जन्नत सैफ, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक है, वालेकुम सलाम। जन्नत, अब तक आपने इतने सारे मेडल्स अपने नाम कर चुकी हैं। ये मेडल्स हासिल करने की जर्नी कहाँ से स्टार्ट की आपने? ये स्टार्टिंग से जो है वो मैंने जर्नी स्टार्ट की है। मेरे जो स्कूल लेवल है वो स्कूल लेवल से हमारे जो है एक्टिविटी स्टार्ट करवा देते हैं। एग्जैक्ट स्कूल से हमने स्टडी की है, वहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती हैं। वहाँ पे ही हमने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग स्टार्ट की। उसके बाद मैंने एक क्लब ज्वाइन किया, बास निंजाट्सु अकेडमी का। क्लब के अंदर जब मैंने स्टार्ट किया तो तब मेरे फादर को शौक था कि मेरी बेटियां जो है वो आगे बढ़ें और मेरा नाम से रोशन करें। फिर जो है हमारे टीचर्स ने हमारी ट्रेनिंग करवाई, बड़ी अच्छी ट्रेनिंग करवाई, और वो ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है ना बहुत सारे मेडल्स और बहुत सारे सर्टिफिकेट्स उसके ज़रिए हमें मिले। उसके बाद कॉलेज ज्वाइन किया। कॉलेज में बैडमिंटन, टेबल टेनिस और साइकिलिंग वगैरह की ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के बाद फ़ौरन फिर हमने डिफरेंट लेवल्स पे मैचेस खेले, वहाँ पे इंटरमीडिएट कॉलेजिएट लेवल्स पे खेले, वहाँ पे बोर्ड के सर्टिफिकेट्स मेरे पास मौजूद है। नेक्स्ट मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एडमिशन किया BS फिजिकल एजुकेशन में। वहाँ पे मैंने बहुत सी ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग करने के बाद मैंने बैडमिंटन खेला। वहाँ पे बैडमिंटन में 3 बार मैं जो है कंसेक्टिव चैंपियन रह चुकी हूँ अपने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की। अच्छा जन्नत, ये बताएगा कि किस किस गेम में आपने कौन कौन से मेडल्स जीते, और ये मेडल्स जो हैं वो टोटल इनकी तादाद 20 है, ये तो हम बता चुके हैं, कंफर्म आप कीजिएगा। मेडल्स की तादाद तो लातादाद ही है क्योंकि मेरे पास डिफरेंट मेडल्स हैं। अभी रिसेंटली मुझे मेडल मिला है पंजाब टू यूथ टैलेंट हंट से बैडमिंटन का, वहाँ पे हमारी 3rd पोजीशन आई है, तो उसमें मुझे ब्राउन्ज मेडल मिला है। और स्टार्टिंग लेवल से ही जो है हमारे बहुत से मेडल्स शुरू से ही हमें मिलते आ रहे हैं। कुछ मेडल्स जो हैं वो सही जिस गेम के हैं उसके रिलेटेड हैं, कुछ जो है वो आम सिंपल से जो होते हैं वो मेडल्स हैं।
सर्टिफिकेट्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा है। और जो है ये स्टार्टिंग से ही स्टार्ट किया था, तो तब से ही मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़्यादा जो है वो मेडल्स आ रहे हैं, और इनकी तादाद लगभग 20 प्लस ही है। अच्छा जन्नत, आप बहुत सारी गेम्स खेलती हैं, बैडमिंटन है, मार्शल आर्ट्स है, बहुत सारी है, आपका जो फेवरेट है वो कौन सा गेम है? बैडमिंटन और कराटे। अच्छा, और बैडमिंटन और कराटे में आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ली, प्रॉपर सीखा, और कितने मेडल्स जीते इसमें? ट्रेनिंग बैडमिंटन में तो ऐसा कोई ट्रेनिंग नहीं ली, क्योंकि हमारे गुजरात में कोई ऐसा क्लब नहीं है जहाँ पे हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं। लेकिन जो है ना कराटो में तो गुजरात में बहुत से क्लब हैं, लेकिन मैंने अब्बास निंजर्सो अकेडमी से जो है वो ट्रेनिंग लिया, और मैं ब्लैक बेल्ट फर्स्ट राउंड की चैंपियन हूँ। और मेरे पास उसमें बहुत से मेडल्स हैं, सिल्वर्स भी हैं, गोल्ड्स भी हैं, ब्रॉन्ज भी हैं, और सर्टिफिकेट भी लातादाद हैं। अच्छा जना, जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पर स्पोर्ट्स क्लब मौजूद नहीं है, तो फिर आप ये प्रैक्टिस, ये ट्रेनिंग करती कैसे हैं? ये कॉलेज में स्टार्ट हुई थी, तो कॉलेज में खेला, और उधर से आगे बढ़े, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में लिया, और गुजरात में इवन कि हमारे गुजरात में जिम्नेजियम मौजूद है, लेकिन वो बॉयज़ के लिए मौजूद है, फीमेल्स वहाँ पे जाके नहीं खेल सकती। अच्छा, तो हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम यहाँ पे आके खुद मतलब कोई ऐसा क्लब बना लें जहाँ पे फीमेल्स हो, लेकिन यहाँ पे जब तक एक प्लेयर है उसको कोच नहीं मिलेगा तो वो कैसे ट्रेनिंग करेगा? बिल्कुल। तो जब तक कोच मौजूद हो तो फिर स्टूडेंट जो है वो आगे ट्रेनिंग कर सकते हैं। कोच के बगैर ट्रेनिंग नहीं होती। कौन सा स्टूडेंट है जो कौन सा प्लेयर है जो अकेला ही अपनी ट्रेनिंग को आगे लेके चलता है? कोई भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब तक कोच मौजूद नहीं होता तो प्लेयर किसी काम का नहीं रहता। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं जन्नत। तो आपके पास कोई प्रॉपर कोई कोच ऐसा मौजूद नहीं है जिससे आपने ट्रेनिंग ली हो या सीखा हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। जो भी है मैंने अपने बाय सेल्फ किया है, और बाय सेल्फ ही करके अल्हम्दुलिल्लाह ये बैडमिंटन में आगे बढ़ी हूँ। और ट्रेनिंग जो है कराटों की माशाल्लाह वो सर अब्बास हैं, वो हमें करवाते हैं, और उनके थ्रू हम लोग जो है वो बहुत सी मतलब मेडल्स, बहुत सी ट्रॉफीज, बहुत सी चैंपियनशिप्स में जो है वो फर्स्ट प्राइज लेके आए हैं। अच्छा जन्नत, आपने ये नहीं सोचा कि आपके शहर में अगर ये फैसिलिटीज़ नहीं है, आपके पास क्लब्स नहीं हैं, कोई कोचेस नहीं हैं, तो आप किसी दूसरे शहर में जाकर अपनी इस चीज़ों को स्टार्ट कर सके? जैसे कि लाहौर है, लाहौर में तो बहुत सारे क्लब्स हैं, कोचेस भी हैं जो प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं सोचा आपने? लाहौर में ये है कि मुझे आना जाना जो है ना वो मुश्किल लगता है, क्योंकि स्टडीज़ भी साथ जानी थी, तो वो डेली वहाँ पे जाना। अगर तो यूनिवर्सिटी वहाँ पे एडमिशन लिया होता तो फिर मुश्किल नहीं था, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एडमिशन ले लिया तो वो फिर मेरे लिए मुश्किल था, स्टडी को भी ज्वाइन करना और फिर वहाँ लाहौर भी जाना। एक दफा मैंने ये जब यूथ टैलेंट हंट हुआ ना, उसके बाद मैंने गुजरावाला ज्वाइन की थी अकेडमी, लेकिन अच्छा। ये है कि मुझे वहाँ पे जो है ना वहाँ पे माहौल नहीं अच्छा लगा। अच्छा, क्यों ऐसा क्या था? क्यों माहौल अच्छा नहीं था वहाँ का? लड़कियां भी वहाँ पे ही, और वो जो कोच हैं वो भी यहाँ वहाँ पे, इवन के कोच भी अनमैरिड। अच्छा, तो उसी एक रूम के अंदर मुझे अच्छा नहीं था लगा, तो फिर मैं वापस आ गई। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं ज्वाइन करना वहाँ पे दोबारा। सही। अच्छा जन्नत, आप खेल के अलावा तालीमी मैदान में भी पीछे नहीं है। इस सारी जर्नी में, इन सारे मेडल्स जीतने के साथ साथ आपने अपनी तालीम को भी जारी रखा, ये कैसे पॉसिबल हुआ? देखिए, स्पोर्ट्स एक अलग चीज़ है और जो स्टडी है वो एक अलग चीज़ है। दोनों को टाइम देना बनता है, क्योंकि अगर हम एक साइड पे रहेंगे तो फिर स्टडी जो है वो नहीं कर पाएंगे। अगर स्टडी की तरफ ध्यान करेंगे तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं हम कोई कर पाएंगे, हम बिल्कुल फ्री रहेंगे। तो कैसे मैनेज किया आपने खेल के साथ साथ अपनी स्टडीज को भी? स्टडी के टाइम पे स्टडी और स्पोर्ट्स के टाइम पे स्पोर्ट्स। रात सुबह अगर कॉलेज जाना है या यूनिवर्सिटी जाना है तो रात का टाइम जो है वो मार्शल आर्ट्स के लिए जो है वो एक टाइम है, 2 घंटे की क्लास होती थी, तो वहाँ पे जाके क्लास करके फिर शाम को वापस आके दोबारा स्टडीज़ में। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले 5 टॉपर्स में यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में, और जो है ये लास्ट टाइम गवर्नमेंट की तरफ से जो लैपटॉप्स मिले हैं और उनमें से लैपटॉप भी मुझे गवर्नमेंट में दिया है। तो पहले 5 टॉपर्स में हूँ, स्टडी को भी ज्वाइन रखा है और स्पोर्ट्स को भी ज्वाइन रखा है। अच्छा, तो जन्नत आपको स्पोर्ट किस तरह से मिली? घर से, अपने कॉलेज से, अपने फ्रेंड से स्पोर्ट कैसा मिला आपको? बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला। जब स्कूल लेवल में थे, स्कूल में भी दोस्तों ने सपोर्ट किया। मेरे जो टीचर्स थे, वो जो ये एक्टिविटीज़ करवाने वाले, स्पोर्ट्स करवाने वाले, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, सर हालिद ने। नेक्स्ट हम कॉलेज में गए तो कॉलेज में मेरी टीचर थी मैम मदिया नाज, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। इवन कि मुझे टेबल टेनिस का रैकेट भी नहीं था पकड़ना आता, उन्होंने मुझे बोला कि तुम कर सकती हो, तुम करोगी। तो मेरा फर्स्ट डे स्पोर्ट्स गला का मैच था बाकी डिपार्टमेंट्स वालों के साथ, बाकी सेक्शंस के साथ। तो मैंने वहाँ पे भी अपना सेमीफाइनल में फाइनल में जाके मैंने जो है रनर अप रैंक पाई थी। तो नेक्स्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में, वहाँ पे हमारा जो ग्रुप था ना दोस्तों का, क्लास फेलोज का,
उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। इवन के जब हमारा लास्ट टाइम मैच हो रहा था तो मेरे जो साडा डिपार्टमेंट के टीचर हैं उन्होंने कहा कि ये लड़की हार जाएगी, हमारी लड़की जीत जाएगी। लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं उसको पीछे छोड़ के खुद आगे आके और मैंने अपनी पोजीशन हासिल की। और मेरे टीचर्स भी बड़े से बड़ा खुश थे, और जो मेरे यहाँ पे अपने मोहल्ले के दोस्त हैं वो भी मुझे बड़ा सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल जन्नत, सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जन्नत, ये बताएगा कि आप सबसे बड़ी सपोर्ट जो है वो पेरेंट्स की होती है। जब तक पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते तो जो है बच्चे किसी काम के नहीं रहते। अब लोग जो है ना वो क्या करते हैं, बेटियों को घरों में बिठा लेते हैं कि बेटियां किसी काम की नहीं है। जब यही बेटियां आगे बढ़ती हैं तो फिर कहते हैं जी फलाने की बेटी जो है वो कामयाब हो गई है और हमारी जो है कुछ नहीं कर पा रही। बिल्कुल, आप बिल्कुल आप सही कह रही है। ऐसी ही चीज़ें हमें आसपास से, इर्द गिर्द के लोगों से, इवन अपने जो रिश्तेदार हैं उनसे भी सुनने को मिलती हैं। तो आपको कैसा रिस्पांस मिलता है इर्द गिर्द के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, कि ये लड़की क्या कर रही है, क्या किस मतलब हमारी जो मेंटालिटी है वो बहुत डिफरेंट है कि ये क्या करेगी खेल के, जैसा कि आपने भी बताया। तो कैसा आपको रिस्पॉन्स मिलता है? देखिए पता क्या, कोई भी किसी को कामयाब होता देख नहीं सकता, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, चाहे वो आपके नेबर्स हैं, कोई भी हैं। लोग जो है ना, जब बेटियां आगे निकल जाती है ना, ये कोई भी आगे निकलता पड़ता है आगे, तो वो यही कहते हैं कि बिल्कुल ऐसी बच्चियों के माँ बाप के लिए भी बहुत चैलेंजिंग होता है। तो अपने आपके माँ बाप किस तरह से फेस करते हैं फिर? बहुत सी मुश्किलात जो है फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन ये है कि मेरे पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे सपोर्ट करते हैं। उनका शौक है कि हमारी बेटियां घरों में ना बैठी रहे, आगे बढ़े। तो मेरे पेरेंट्स साइड इर्द गिर्द की जो बातें हैं वो एक साइड पे रख के और हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं। इवन कि मैंने जो है ना बड़े से, ये अभी रिसेंटली न्यूज़ वाले आ रहे थे ना, तो मैंने कमेंट्स पढ़े हैं तो वो ये कहते हैं कि फख्र की बात नहीं, शर्म की बात है। लेकिन मैं कहती हूँ कि बेटियों की भी मजबूरियां होती हैं, जिनके बेटे नहीं होते उनकी मजबूरियां होती हैं, उनकी मजबूरियों को भी समझा करें। लेकिन ये लोग कमेंट्स करने से या बातें बनाने से बाज नहीं आते। जब इन पे खुद टाइम आता है ना, फिर इनको पता चलता है कि हमने ये बात कही थी तो वो उल्टा हमारे पे आके पड़ रही है, तब इनको पता चलता है कि हम ऐसे बात कर रहे हैं, इस वजह से हमारे साथ ये ऐसा हुआ है। एक्चुअली ये शर्म की बात आपके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो ऐसे कमेंट्स करते हैं। अच्छा जन्नत, मुझे ये बताइएगा कि इन तमाम गेम्स के लिए फिजिकल फिटनेस का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपनी फिजिकल फिटनेस को कैसे मेंटेन रखती है, जल्दी से बता दीजिएगा। फिजिकल फिटनेस यही है ना कि एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ती है थोड़ी सी। अगर जब आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो जब आप गेम खेलोगे तो आपको फटीग जो हो जाएगी, आपको गिल्ट पड़ जाएंगे। तो इस वजह से पहले भी फिजिकल वार्म अप भी करना होता है, और जब एक्सरसाइज गेम्स वगैरह खेले नहीं है उसके बाद कूल डाउन भी करना पड़ता है। ठीक है, एथलीट जन्नत सैफ हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अल्लाह पाक आपको और कामयाब करे और मजीद जो है वो आप मेडल्स जीत कर आए। आपने अभी तक नेशनल लेवल पर जीते, इंटरनेशनल लेवल पर भी आपको अल्लाह ताला कामयाबी दे। इसी के साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, दुनिया बोल है में कहेंगे एक बार फिर से आपको खुशामदीद। और अब हम बात करेंगे ताजिर कम्युनिटी की। पाकिस्तानी ताजिर जो है वो शदीद परेशान है और हुकूमत से बारहा अपील कर रहे हैं कि टैक्स में छूट दी जाए। लेकिन जो नई ताजिर पॉलिसी में छूट देने के बजाय दुकानदारों को माहाना 60,000 टैक्स के नोटिस मिलने के बाद अब ताजिरों ने शटर डाउन हड़ताल का फैसला कर लिया है। अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के रहनुमाओं ने बिजली की टैरिफ, हुकूमती ताजिर दोस्त स्कीम और अशिया खुरोनोश की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स, तीनों इश्यूज़ पर कल 28 अगस्त को मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान किया है। होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर सबसे पहले तो ये बताएगा कि ये ताजिर दोस्त स्कीम है क्या? ये ताजिर दोस्त स्कीम कहलाती है। अच्छा, दोस्त किसको कहते हैं? जो बहुत फ्रेंडली हो, आपके फायदे के लिए हो। यहाँ तो दुश्मन स्कीम है। अच्छा, देखें इसका ये मामला आते हैं कि पहले भी नॉर्मली टैक्स अदा किया जाता था सालाना, जाहिर सी बात है रिटर्न भी दाखिल होता था। अब ये नया एक इशू डाला है कि दुकानदार जो हजरात हैं, छोटे हों दुकानदार या मिडल दुकानदार हों, उन सबको 60,000 की ए कैटेगरी में डाला है, बी कैटेगरी में 40,000 रुपये। इस तरह इन्होंने वो किया है मेंशन। पहली बात तो ये है कि इनकम वो पहले ही भर रहे थे इनकम टैक्स, या नहीं थे टैक्स में नेट में, तो वो काम उनको करना चाहिए था कि 1000 और 1200 रुपये डिक्लेयर किया गया था कि आप ताजिर दोस्त में रजिस्टर हो जाएं। उन्होंने
एकदम ही अनाउंस कर दिया कि 60,000 रुपये। अच्छा। मुझे आप बताएं कि 90% 80% तो दुकानें किराए की हैं, वो कैसे अफोर्ड करेगा किराया? और दूसरी बात ये है कि वो बिजली के बिल कैसे भरेगा? 2 एम्प्लॉयज़ को रखेगा तो उसकी तनख्वाह कैसे देगा? बिल्कुल। वो घर पे जाएगा तो अपनी रोजी रोटी कुछ कमाएगा जब ना। यहाँ तो बिस्मिल्लाह भी नहीं हो रही है। यानी आप कहें कपड़े वाले, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट वाले या दूसरे आइटम्स में सेल नाम की चीज है ही कोई नहीं, परचेज कोई पावर नहीं है किसी के पास। अब वो पहले तो अपनी दाल रोटी और उसकी फिक्र कर रहा है, और 2 वक्त की रोटी वाला 1 वक्त पे आ गया है। अब उस पर भी आप मजीद टैक्स लादना चाह रहे हैं, तो ये तो अनफेयर है। और मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत वक्त को सोचना पड़ेगा कि ये हड़ताल क्यों हुई। हड़ताल इसलिए है कि अगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो फिर क्या करेंगे? अच्छा। पब्लिक क्या करेगी? अच्छा, अगर इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करने गए तो ऐसे ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगी, ऐलान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद ही बंद कर देंगे रजाकाराना। भाई हम जब इनकम होगी ही नहीं तो टैक्स कैसे देंगे? सिंपल सा फार्मूला है। और अगर इसको करना चाहिए था तो इनको एक वक्त देना था कि भाई 1,000 रुपये जो अनाउंस किया है माहाना, वो सही था। अब इसको एकदम 60,000 40,000 की कैटेगरी में लाए गए हैं, तो वो दुकानें बंद करने में मजबूर हैं और किराए पे जो दुकान है उनको भी छोड़ रहे हैं। अच्छा सर, ये जो टैक्स 60,000 रुपये लागू किया गया है, ये ताजे दो स्कीम में रजिस्टर्ड हैं जो लोग, उन पर लागू किया गया है या जो नॉन रजिस्टर्ड है उन पर भी लागू किया गया? देखिए, रजिस्टर हो या नॉन रजिस्टर हो, दोनों को टैक्सेस कागज आ गए। अच्छा, दोनों को, दोनों कोई ही पे ऐसा करेंगे? बचा नहीं है। अच्छा, वो टैक्स रिटर्न भी भर रहा है और ताजिर दोस्त स्कीम में भी 60,000 रुपये लगा रहा है। ये एक अजीब सा एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। मुझे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और ये भी मैं बता दूं कि विथ होल्डिंग टैक्स एक लगा दिया गया है, यानी आप 2.5% विथ होल्डिंग टैक्स भरेंगे। हम ऑलरेडी 3.5% इम्पोर्ट पे टैक्स अदा करते हैं, प्रोविजनल टैक्स 2%, 5% तो हम टैक्स भरते हैं। आप मुझे बताएं फिर इस पे मजीद टैक्स क्या मतलब है? और विथ होल्डिंग एजेंट बनाना कि आप हमें बताएं कि कहाँ बेचा। भाई आपका काम है FBR का, ये हमारा काम नहीं है। सहूलतकार हम ताजिर बिरादरी क्यों बने? अगर आगे वो बेचते हैं, हम बेचते हैं, तो वो पूछ लें कहाँ बिका है। हमको सहूलतकार क्यों बना रहे हैं? अच्छा, इसका इम्प्लीमेंट यहाँ जाके 2.5%, फिर जाके होलसेल पे 2.5%, आप सुनते जाएं। और फिर आपके जाएगा ये रिटेल पे, तो वहाँ 2.5%। और जो पैकिंग मटेरियल होगा, जैसे आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाएंगे या कोई भी ब्रांडेड होगा, तो 18% GST भी ली जाएगी। अब ये लम्हा फिक्री आप देख लें कि यहाँ हमने दालों में या चावल में कोई भी चीज़ प्राइस, अभी तो ये टैक्सेस अभी वसूल नहीं हुए हैं। अभी इंटरनेशनल बाजारें इतनी ज़्यादा हाई हो गई हैं कि इंडिया खुद बाइंग करता है। 1 अरब और 30 करोड़ की आबादी है। श्रीलंका, बांग्लादेश खुद बाइंग कर रहा है। उनके यहाँ फसलों की शॉर्ट हुई है, वहाँ क्लाइमेट का चेंज हुआ है। अब यहाँ देखें दालों की कीमतें, कभी आपने रिकॉर्ड किया होगा इजाफा कि दाल चना 160 रुपये किलो बढ़ चुका है होलसेल में। अच्छा, पर केजी पे। और रिटेल पे जाएंगी तो ये जो कीमत लिखी हुई है 350, वो 650 में बिक रही है। कोई पूछने वाला यहाँ भी नहीं है। आप कोई मांस दाल कोई भी चीज़ उठाएंगे, अगर आप स्क्रीन पे दिखाना चाहें दिखाएं, लेकिन आप देखें कि ये लम्हा फिक्री है। इसके बाद अगर टैक्सीज और बढ़ गए, PCR हम कर सकते हैं इसको क्लोज। सही। अगर इसकी टैक्सीज की और ज्यादा इसमें लगे तो इसके बाद क्या 1,000 रुपए की दाल लेंगे? क्योंकि रिटेल में और होलसेलर में 30% का फर्क होता है, जिसको आज तक चेक एंड बैलेंस किया ही नहीं गया। बस वो बेलगाम जारी है पाकिस्तान। इसके अलावा जो आपके बिजली के बिल्स आते हैं उसमें भी टैक्स आयद होता है? देखें, उस पर इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, कैपेसिटी चार्ज 24 रुपये। IPP के जो मुआहदे हुए 40 शहीदों को रखा हुआ है, तो उससे क्या हुआ है 24 रुपये यूनिट। और इंडस्ट्री चलाने वाला 83 में क्या दुकान में बिजली खर्च कर सकता है, या वो अपनी इंडस्ट्री चला सकता है छोटी या बड़ी? नामुमकिन है। और ये अभी जो घरेलू सार्फिन पे 73 के करीब बिल आ रहा है। अगर आप 100 यूनिट इस्तेमाल करती हैं तो 7,300 है।
अगर 500 यूनिट पे चले गए तो फिर आपको और बढ़ने पड़ेंगे पैसे, कैपेसिटी चार्ज, लोड चार्ज, यानी एक बिल पर जी यानी 40% इजाफा टैक्सेस के मद में। अच्छा, इनकम टैक्स कौन सा गरीब आदमी भर रहा है, ये मुझे बताएं। कोई इनकम होगी तो भरेगा ना, भरेगा बिल्कुल। तो ये किस तरह के मामलात हो रहे हैं। मैं पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त करूँगा कि इन मामलात को जल्दी सॉल्व किया जाए, वरना ये एक इंतशार की नज़र हो जाएगा। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी कहूँगा मैं कि जैसे उन्होंने अमल दरामद चीनी पे, आटे पे, सब चीज़ों पे करवाया था और स्टिक उठाई थी, इसी तरह अगर माशी पॉलिसी ले आए, वजीर आजम से मिल के, सब आपस में मिल बैठ के इसको माशी पॉलिसी ले आए, वरना ये जो अभी तो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही हैं, दुकानें अपनी छोड़ के जा रहे हैं। देखें, आपने सुना होगा 8036 आदमी रजिस्टर हो गए चैम्बर ऑफ कॉमर्स दुबई। ये तो एक छोटी सी बात कर रहा हूँ आपको। मुख्तलिफ शहरों में जब जा रहे हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज में, तो आप क्या कह रही हैं कि पैसा रवानी से बाहर शिफ्ट हो रहा है और अपनी फैक्ट्रीज वगैरह वहाँ जा रहे हैं। तो ये अगर हमारी मईशत, ये रीढ़ की हड्डी है जो हमारे सरमायाकार हैं, वही अगर चले जाएंगे तो उनके पीछे मिडल लोग और गरीब लोग कहाँ जाएंगे। यही एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर वक्त पे पॉलिसी बनी जाए और अगर वक्त पे इस पे इम्प्लीमेंट अभी भी हो जाए तो ये हड़तालें, इसके हम मुहतमिल नहीं है पाकिस्तान। बिल्कुल सर, आप भी ऐसा नहीं चाहते होंगे हड़ताल करना, लेकिन अच्छा ये हड़ताल के बारे में बताएं कि ये सिर्फ कराची की हद तक है या पूरे मुल्क में ये हड़ताल की जाएगी? ये पहले तो तहरीक शुरू हुई थी, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने ही शुरू की थी। अच्छा, ग्रोसरी वालों ने, ठीक, यानी कराची, मुल्तान, पिशावर, कोयटा, ग्रोसरी सब बंद हो गई थी, यानी दाल, चावल, चीनी सब बंद था, किरियाना भी बंद था। 3 दिन मुसलसल चली हड़ताल, लेकिन कोई उसका हमें रिजल्ट नहीं मिला और ना उन्होंने कॉन्टेक्ट करना अच्छा समझा। और इसी में हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो लीड करता है, जो 3.5 करोड़ आबादी को रिप्रेजेंट करता है और सारे ताजिर उसमें होते हैं, उन्होंने भी 3 दिन हमें नहीं पूछा कि आपको क्या मसला है। जब हमारे निजी इदारे काम ना करें तो गवर्नमेंट इदारे क्या करेंगे। यही हम कहते हैं कि अगर वक्त पे बात की जाए तो इंशाल्लाह अमल होगा, लेकिन ये टैक्सीज वगैरह भरने की ताकत किसी में भी नहीं है। एक जगह आप महंगाई कर रहे हैं, दूसरी जगह टैक्स वसूल करना चाह रहे हैं, दोनों पॉसिबल नहीं है। और ये टैक्स का टारगेट है, ये फेल हो जाएगा। इसकी वजह ये है कि जब वो कोई दुकान बंद करके ताला लगा के बैठ जाएगा तो उससे टैक्स कैसे वसूल होगा। बोलेगा मुझे कारोबार ही नहीं करना, तो उससे टैक्स कैसे वसूल होगा। हरासमेंट से टैक्स वसूल नहीं होता। साजगार माहौल हो, ताजिर दोस्त वाली बात हो, तो सबको मिल के लेके चलना चाहिए। इस मुल्क के पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए। ये मुल्क के पाकिस्तान किसकी नज़र लग गई है, अल्लाह उसकी बेहतर जाने। तो सर, अगर आप ये जो हड़ताल करने जा रहे हैं, ये कितने टाइम का इरादा रखते हैं आप हड़ताल करने का? और दूसरी बात ये कि अगर हुकूमत फिर भी आपसे कोई ताउन नहीं करती है, आपके मुतालिबात नहीं मांगती है, तो फिर आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? देखें, स्ट्रेटजी बननी हुई है कि एक दिन की हड़ताल है, ये तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान को हमने देखना भी है कि एक दिन की हड़ताल है। अगर कोई मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं आता, मुज़ाकरात का मतलब क्या है कि ये FBI का चेयरमैन इसमें कुछ नहीं कर सकता, वज़ीर ख़जाना भी नहीं कर सकता। आपको मैं बता दूं पहले, अच्छा, इसकी वजह है कि ये बिल जो पेश किया गया था असम्बली में 2/3 मेजोरिटी से पास किया गया था। अब इसका रद्दोबदल का अख्तियार वफाकी काबीना को है। अच्छा, ये अख्तियार इनके पास नहीं है। ये FBI का चेयरमैन हो या वजीर खजाना, वो बात पहुंचा सकते हैं कि ये मुश्किलात हैं, लेकिन वो बात पहुंच ही नहीं पा रही। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त करूंगा कि इस पाकिस्तान के लिए जितनी कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं और जो जो इम्प्लीमेंट वो करना चाह रहे हैं, हमारा साथ दें, पब्लिक का साथ दें। वज़ीर आज़म से बैठ के ये गुफ्तगू की जाए ताकि लाएअमल जल्दी निकले। लोग परेशान हैं। आप यकीन माने कि पहले तो वो 2 वक्त की रोटी की बात किया करते थे, आप यकीन माने 1 वक्त पे आ गए हैं लोग। 50,000 सैलरी वाला पानी से रोटी खा रहा है। वो बच्चों की कोई बीमारी हो या किसी को कोई तकलीफ हो
या कपड़े की जोड़ी तो पहनेगा ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। आप बता दें, आप बेसिक जो जरूरियात है वो तो बेसिक पूरी करनी है जरूरियात ना। देखें, हम जो विथ होल्डिंग टैक्स पे चिल्ला रहे हैं कि एसेंशियल आइटम जैसे बेसिक खुराक है, आटा, दाल, चावल, ये एक जरूरत है इंसान की। आप रोटी ले लेंगे तो सालन चाहिए होगा, दाल चाहिए होगी, बिल्कुल, तो फिर तो गुजारा हो जाएगा। हमने गोश्त नहीं खाना भाई। दालों के रेट अच्छा, तो ऑलरेडी हाँ, आपने बता दिए कि वो और भी। ये अगर आटा हमारे को अगर पानी से रोटी खा रहा है तो वो भी तो एक लम्हा फिक्रिया है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कोई आदमी जिसके माँ बाप हों, किराया हो, वो कैसे करेगा वो? बहुत बहुत सारी चीजें, बहुत सारे यकीन माने कि वो ऐसे लोग भी मिडिल देखे हैं कि हमने कभी नहीं देखा था उनको हाथ फैलाते हुए कि 10 तारीख को तनख्वाह ख़त्म हो जाती है, वो रो रहे हैं कि हम किस तरह माहौल बनाएं। बिल्कुल सर, महंगाई इतनी है, क्या कर सकते हैं? महंगाई को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हुकूमत वक्त इसमें ताउन करे। जो ये लम्हात अभी जो IMF की जो मुआहदे हुए हैं उन पे भी नजरसानी की जाए। IPPs के जो मुआहदे हुए हैं, सर जिस तरह से IMF से मुआहदे किए गए हैं, क्या समझते हैं आपके इसके बाद ये टैक्स छूट दी जा सकती है? देखें, अगर IMF के मुआहदे हुए, मैंने मान लिया आपकी बात, भाई आप मजबूर हैं, कर्जदार हैं। कर्जदार किसने किया भाई? पब्लिक ने थोड़ी किया है, गरीब ने थोड़ी किया है। जो चंद अशराफिया ने जो 75 साल से हो रहा है वही हम हजारों अरब में आ चुके हैं, कर्जदार हो चुके हैं ना। यानी 5 लाख रुपए एक बंदे पे तो होगा लाजमी, छोटा बच्चा पैदा हो या बड़ा, तो आप कैसे अफोर्ड करेंगे? दूसरी बात आपको कहूँ कि अगर IMF ये चाहता है कि ये मुल्क को, वही कर्ज भी तो वसूल करना है ना, तो रेवेन्यू कैसे इकट्ठा होगा आप बताएं? जब आप तमाम सेक्टर पे कदगन लगा देंगे तो नहीं वसूल होगा। मुश्किलात इस तरह से मजीद बढ़ती है ना सर। अच्छा, IMF का जो अभी आप कह लें कि जो IPPs के मुआहदे हैं, आप ये बताएं कि 40 के लिए हम 24 रुपया यूनिट कैपेसिटी चार्जेस क्यों भरें? जब वो काम ही नहीं है हमारा तो हमें क्यों करना है? लेकिन ये हमारी सोच किसी भी नहीं आ रही। बिल्कुल सर, मैं यही कहूँगा और आपके इस टीवी के तवज्जुह से कि गरीबों के लिए सोचें, मिडिल आदमी के लिए सोचें। अल्लाह ने किसी को हस्ती वाला किया है तो वो छोटे को सोचे, उससे छोटे वाले को देखे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, तब ये ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इलेक्शन होने जा रहे हैं। BMGN ग्रुप एक 22 साल है, मैं पिछला इलेक्शन अकेला लड़ रहा था, अब इस दफ़ा बिजनेसमैन अलायंस आ रहा है। सही। और हम ये चाह रहे हैं कि इस तरह जब आवाम की आवाज़ वहाँ पहुँचती नहीं है पिछले ग्रुप से। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी प्रोग्राम में हमें एक ब्रेक की तरफ जाना होगा। आपका बहुत शुक्रिया, आप में तशरीफ लाए। नाज़रीन, वापस आएंगे ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से कहेंगे प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। और अब हम कुछ बात करने जा रहे हैं हेल्थ एंड फिटनेस की। वालिदैन की अक्सरियत जो है उनको ये हमेशा मसला परेशान करता है कि उनका बच्चा ठीक से खाना नहीं खाता, तो उसे सुबह के नाश्ते में या लंच में क्या दिया जाए जिसे वो खाए तो उससे उसकी जो जिस्मानी ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाए और वो हेल्दी भी हो। अक्सर बच्चे सुबह स्कूल जाते हुए नाश्ता नहीं करते बल्कि स्कूल की कैंटीन की गैर सेहतमंद अशिया शौक से खाते हैं जो उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। आज हमने उन वालिदैन की मुश्किलात को हल करने के लिए माहिर ग़िज़ाइयत को दावत दी है ताकि वालिदैन की मुश्किल को आसान किया जाए और बच्चों का आसान लंच बॉक्स बनाने का तरीका भी हम जान सकें। माहिर ग़िज़ाइयत अदिया वहाज हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। अदिया वहाज, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अदिया वहाज, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है स्पेशली मदर्स के लिए कि उनके बच्चे जो हैं वो ठीक से खाना नहीं खाते हैं और मुझे लगता है कि ये 100 में से ना 100 में से 80% तो मदर्स को ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि बच्चे और जो कुछ माशाल्लाह से खा लेते हैं वो तो बहुत ही माएँ समझती हैं कि बहुत ही कोई हम बड़ा जहाद करें कि हमारे बच्चे तो भाई सही से खाना करते हैं। जिनके बच्चे सही खाना नहीं खाते वो बेचारी अक्सर मायूस नज़र आती है, तो इसकी वजह क्या है? वेरी ट्रू। अच्छा, सबसे पहले जो है मदर्स के लिए एक टिप है कि एज रोल मॉडल उनको
अपने आप को बच्चों के सामने पेश करना होगा। अच्छा। कि जी हम अक्सर यही देखा गया है कि बच्चे जो होते हैं वो रिलक्टेंट होते हैं ब्रेकफास्ट करने पे, हाँ। जिसकी वजह से वो फिर जंक फूड्स की तरफ बढ़ते हैं जब स्कूल जाते हैं। सही। और स्कूल से भी डिफरेंट कंप्लेंट्स आती हैं, कंसंट्रेट नहीं करते। तो मदर्स को ये होता है कि सुबह जल्दी होती है, वो नाश्ता बना के दे रही होती है, नाश्ता बना के रख दिया होता है कि आपने ये फिनिश करना है, ठीक है। बिल्कुल। आपको जितना भी आपके टाइम आपका जितना भी ऐसा है कि आप बिज़ी हैं या वर्किंग वुमेन है, आपने थोड़ा सा टाइम ज़रूर ऐसा अपना निकालना है, इस तरह का रूटीन सेट करना है कि आप बच्चों के साथ बैठ के नाश्ता करें। अच्छा। और बच्चों को एज अ रोल मॉडल वो आपको देखेंगे कि आप ब्रेकफास्ट में क्या ले रही हैं, ठीक है। और बच्चों का रूटीन ऐसा होता है जैसे रात में अगर बहुत लेट नाइट उन्होंने खाना खाया है या फिर हाईली प्रोसेस्ड फूड उनके जो रूटीन में शामिल है, अच्छा। जैसे रात में नगेट्स खा लिए, कहीं से बर्गर खा के आ गए, तो ऑब्वियसली वो बच्चा सुबह नाश्ता नहीं करेगा, वो रिलक्टेंट होगा। और अगर आप सुबह उसके साथ बैठ के एक हेल्दी ब्रेकफास्ट खाएंगी, वो खुद भी आपसे अच्छा फ़ौरन नहीं कि अगर आप खा रही हैं तो वही चीज़, हो सकता है वो उस टाइम आपसे ज़िद करे कि मुझे कुछ और चाहिए, कोई शुगरी ब्रेकफास्ट चाहिए, कोई कलरफुल जैसा कलर जो डिफरेंट कलर्स के सीरियल्स आते हैं, वो बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह, ये भी माओ को मालूम होना चाहिए। जी, जितने शुगरी कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, कॉर्नफ्लेक्स में तो नहीं, जो डिफरेंट कलर्स के आपने रिंगो शेप के देखे होंगे, ये नई चीजें। हाँ। जी बिल्कुल, चॉकलेट फ्लेवर, ब्रांड का मैं नाम नहीं लूंगा जी, फ्लेवर जी डिफरेंट कलर्स के होते हैं। और जो चॉकलेट जो शुगर कोटेड जो ब्रेकफास्ट वो जो सीरियल्स आते हैं वो हो गया, फ्लेवर्ड मिल्क हो गए, ये सब बच्चों को सुबह नाश्ते में हमें नहीं देना, ठीक है। इससे बच्चों का जो है वो शुगर लेवल भी बहुत हाई होता है और उनका जो है वो बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं स्कूल में। अच्छा। और इसके बाद वो जो है जो शुगरी ब्रेकफास्ट करके वो जा रहे हैं, वो एक तो आपका फ़ौरन डाइजेस्ट होगा, आपको उसके बाद जल्दी भूख लगेगी और आपको ऑटोमेटिकली आपका जंग की तरफ रुझान जाएगा। अच्छा दिया, हम लंच बॉक्स पर तो बाद में बात करेंगे, पहले जैसे कि आपने बताया कि ये सब चीज़ें जो हैं ब्रेकफास्ट के लिए फ़ायदेमंद नहीं है बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए हेल्दी ऑप्शंस क्या है ब्रेकफास्ट? सबसे बेहतरीन यही है कि एग, अगर बच्चा आपका बॉइल्ड एग, फ्राइड एग, ऑमलेट की फॉर्म में नहीं खाता, अच्छा। आप फ्रेंच टोस्ट बना के दे दें, ठीक है। आपने एक दिन एग दे दिया, आप स्मूदी बना दें। सीजनल फ्रूट्स हैं यहाँ पे माशाल्लाह, हर किस्म के कुदरत की तरफ से हमारे पास फल मौजूद है। आप कोई भी स्मूदी बना के किसी भी फ्रूट, कोई भी, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही कोई इस तरह का जो एक्सपेंसेस को देखते हुए अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप बनाना का स्मूदी बना के दे दें। उसमें आपने शुगर ऐड नहीं करनी, इंस्टेड ऑफ शुगर आपने डेट्स ऐड करनी है, ठीक है। कोशिश करें मॉर्निंग में जितनी शुगर इनटेक आपका कम हो, आपके खुद का भी और बेसिकली बच्चों का, तो आप जो है वो शुगर के बजाय आप डेट्स यूज़ करें। ब्राउन शुगर कभी कभार आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो जो आपका मिठास है ना वो डेट्स, और फ्रूट में तो ऑलरेडी वो नेचुरल सोर्स है, वो आपका होता है उसमें शुगर कंटेंट। अच्छा अदिया, कुछ बच्चे दूध पीना भी पसंद नहीं करते, जैसे आपने ऑप्शन दिया कि हम स्मूदी बना कर दे सकते हैं, बनाना की, डिफरेंट फ्रूट्स की, तो अगर बच्चे दूध पीना पसंद नहीं करते तो क्या उनको डायरेक्ट फ्रूट्स दिए जा सकते हैं? बिल्कुल, डायरेक्ट फ्रूट्स दिए जा सकते हैं। आप उनको योगर्ट दे दें, योगर्ट में छोटे चंक्स आप फ्रूट्स के ऐड कर दें। कुछ बच्चे पसंद करते हैं कोई ख़ास जैसे ड्राई फ्रूट, तो आप अगर ड्राई फ्रूट अगर उस फॉर्म में नहीं खा रहे तो आप उनको क्रश करके आप एक जार में रख लें। आपने मॉर्निंग में योगर्ट में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऐड किया, ड्राई फ्रूट्स के साथ आप डेट्स भी ऐड कर सकते हैं उसको जब आप क्रश करेंगे, तो वो एक इतना फ्लेवरफुल आपका ब्रेकफास्ट एक होगा। उसके साथ आप एग सैंडविच बना सकते हैं, चिकन सैंडविच बना सकते हैं, घर में चिकन बॉईल करके, आपको हर काम सुबह नहीं करना है, नहीं वो आप ऑलरेडी करके रख सकते हैं, आप प्रिपेयर करके रख लें। आप देखिए बच्चा क्या चीज़ शौक से खाते हैं, और आप जो भी आपका मील प्रिपरेशन है ना, अपने ब्रेकफास्ट जो भी आपने देना है, आप बच्चों के साथ डिस्कस करें। अच्छा आपका क्या दिल, आपको क्या खाना है सुबह ब्रेकफास्ट में, मम्मा भी वही खाएंगी, अच्छा ठीक है, इस तरह करके, अच्छा मम्मा ये खा रही हैं, आप ये खाओगे ब्रेकफास्ट पे, तो थोड़ा सा उसको अट्रैक्टिव करके, अगर बाज़ मदर्स जैसे मैं वर्कशॉप्स होती हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इतना अट्रैक्टिव मील उस वक्त वो करें, प्रेजेंट करें, इट्स ओके, लेकिन आप थोड़ी बहुत अगर आप एफर्ट करेंगे, थोड़ा सा जैसे आपका एक रूटीन है, आप उससे 5-10 मिनट पहले अपने बच्चे की सेहत के लिए हाँ। आप थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ता है बिल्कुल बच्चों के लिए। तो
बेशुमार ऑप्शन है, फ्रेंच अच्छा, टोस्ट है, अदिया, ये सैंडविचेस क्या हैं। बात सच है कि कुछ बच्चों को एग से एलर्जी होती है? बिल्कुल होती है। अच्छा। आपको किसी से भी, वीट से हो सकती है, आपको लैक्टोज, आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी हो अच्छा। सकती है। तो एग का अल्टरनेट क्या हो सकता है फिर आप बच्चे के लिए? प्रोटीन, आपका जो भी आपका जो उसमें आ रहा है कि आप प्रोटीन है, हाँ। आप प्रोटीन और भी डिफरेंट उससे ले सकते हैं। ठीक और है। सबसे चीज़ हमारे पास जो लेंटिल्स आ गए, जो दालें और बीन्स दालें, आ गए, ठीक बिल्कुल। है। पैनकेक्स देखे हैं हम बनाते जी, हैं, तो जी, उसमें वाइट फ्लावर यूज़ होता है। बहुत अच्छी रेसिपीज़ हैं कि आप दालों अगर को हम उसको पीस के, व्हीट फ्लावर के साथ बनाए तो? उसके साथ भी बना सकते हैं। दालों को पीस के भी आप रख सकते हैं, जैसे मैंने अच्छा। आपको नट्स का बताया। आप ठीक। बीन्स और दालों को भिगा के उसको आप पीस के रख सकते हैं। उसके साथ बहुत अच्छे पैनकेक्स बनाए जाते हैं। अच्छा, जो कि सॉल्टी बनते हैं या वो फिर? आप थोड़ा सा हल्का सा सॉल्टिश होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं उसमें ज़्यादा हाँ। इस तरह का, बच्चों जैसे नहीं खाएंगे सुबह, छोटे बच्चों के लिए कह रही हूँ, बड़े बच्चे तो वैसे ही थोड़ा खाना पसंद करते हैं जी, स्पाइसी, जी। तो वो बहुत अच्छा प्रोटीन का आपका सोर्स है। तो ठीक। आप प्रोटीन आप वहाँ से भी ले सकते हैं। सही। ठीक है, और डिफरेंट ऑप्शंस भी हैं। ठीक है। अच्छा अदिया, अब तो स्कूल खुल चुके हैं, बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया, चाहे वो चाहते हैं या नहीं चाहते, लेकिन स्कूल तो जाना है उनको। लंच बॉक्स जो है ये बहुत बड़ी एक जो है ना प्रॉब्लम है माओं के लिए, कि हमें मतलब वो डेली समझ ही नहीं आता कि क्या दिया जाए बच्चों को। तो आप क्या समझती है लंच बॉक्स के लिए क्या ऐसी ऑप्शंस हैं जो बच्चे शौक से खा सकें? शौक से बच्चों का, आपने बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम देना होगा, उनको देखना होगा कि उनकी क्या पसंद नापसंद है। लेकिन स्कूल में तो हम साथ नहीं जा सकते ना। नहीं, आपको तो पता है ना ये आपका बच्चा है कि वो दिन भर में वो क्या पसंद करता है। तो आप लंच बॉक्स में आजकल तो इतना वैरायटीज है, पोर्शन साइज देखे होंगे आपने, डिफरेंट पोर्शंस बने हुए होते हैं लंच बॉक्स में, ठीक है। आपने उसमें हर चीज़ उसको देनी है। बेशक वो एक दिन नहीं खाएगा, 2 दिन नहीं खाएगा, लेकिन जो चीज़ वो मुसलसल देखेगा ना, वो खाएगा ज़रूर। आपने एक चीज़ का भी रखना है और अच्छा। एक आपने चीज़ का तो ये क्या ट्रिक है, ये वाकई काम करती है? जी बिल्कुल। अगर आपके घर में, एक और मैं आपको टिप दूं, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है चिप्स की और जंक फूड्स की, इवन बिस्किट्स की सामने रखे हुए, तो बच्चा ऑब्वियसली वो चीज़ लंच में भी ले जाना चाहेगा और वो खाएगा। अगर टेबल पे आपके फ्रूट्स रखे हैं, फ्रिज में आपके वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं, इवन आपके क्यूकम्बर स्लाइसेस भी अगर आपने इस तरह कट करके जूलियन कट या डिफरेंट आपने कैरेट्स रखी हुई हैं, इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं, तो वो बच्चा ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना खाए। अच्छा। जितनी हमने उसके ना एक्सेस के बच्चा कॉपी करता है। बिल्कुल, एक्सेस से उसके दूर रख। अब देखिए बिल्कुल हम बंद नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक। हमारा भी अब ये है कि मदर टीवी देख रही है, वो एक चिप्स का पैकेट लेके बैठी है, साथ में कोक रखी हुई है, तो ऑब्वियसली वो बेशक आपको लगे कि बच्चा अभी बिजी है, नहीं देख रहा, लेकिन वो हम उसके सामने रोल मॉडल है ना कि हम वो खा रहे हैं। तो आपके सैंडविचेस का ऑप्शन है, फ्रूट्स पोर्शन जरूर दीजिए, चिकन सैंडविच दीजिए, चीज़ सैंडविच दीजिए, वेजीज भी ऐड कर सकते हैं बिल्कुल। आप उसके साथ आप वेजीज ऐसे दीजिए, ये नहीं कि आपने सैंडविच में की, वो बिल्कुल कीजिए, लेकिन उसको पता होना चाहिए वेजिटेबल स्टिक एंड फ्रूट स्टिक बना सकते हैं। वो अट्रैक्टिव भी लगेगा, जिस तरह सीख कबाब की नहीं स्टिक्स होती हैं, वो स्मॉल स्टिक्स आती हैं, या आप टूथपिक्स में कर सकते हैं। अच्छा। आप सर्कल में आपने खीरे, बच्चों को अट्रैक्ट करने जी, आपने 2 खीरे के स्लाइस दे दिए, मैंगोज आजकल आए हुए हैं, फ्रूट्स, आप पीचेस इतने अच्छे आए हुए हैं, आप पीच दे सकते हैं, मैंगो दे सकते हैं, आप उसके साथ क्यूकम्बर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, आजकल तो हमारे वो करती है ना शॉर्टकट फ्रोजन आइटम्स होती हैं, वो निकाले, वो फ्राई कर लिया और फिर उसको दे दिया। अब देखिए जितने आपके घर में प्रोसेस फूड्स होंगे ना, जितने आपके ये नगेट्स हो गए, जितना प्रोसेस मीट होगा, हम सबको पता है कि ये फ्रोजन होगा। अच्छा नहीं, बिल्कुल ठीक है। अदिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने बहुत अच्छी टिप्स दी उन तमाम माओं के बच्चे उनको परेशान करते हैं डेफिनेटली। तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से बच्चों को अट्रैक्ट किया जा सकता है फूड से, उनके लंच बॉक्स से, डिफरेंट टाइप्स की जो टेक्निक्स है आप उनको फॉलो करते हुए अपने बच्चों का जो रुझान है वो फूड की तरफ ला सकते हैं। इसी के साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, वापस आएंगे ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से कहेंगे प्रोग्राम में आपको खुशामदीद, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया बोल है। और अब कुछ बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस कप टीम्स के 5 मेंटोर्स का ऐलान कर दिया है। मेंटोर्स में मिसबाउल हक,
सकलैन मुश्ताक, सरफराज अहमद, शुएब मलिक और वकार यूनुस शामिल हैं, जबकि मेंटोर्स का जो तकर्रुर है वो 3 साल के लिए किया गया है। मेंटोर्स का पहला असाइनमेंट 12 सितंबर से फैसलाबाद में शेड्यूल चैंपियंस वनडे कप होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि 500 मेंटोर्स उभरते हुए क्रिकेटर्स की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अवैस। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पीसीबी की जानिब से जो चैंपियंस कप की टीम के हवाले से ये मेंटोर्स का ऐलान सामने आया है, 5 मेंटोर्स लाने का, जिसमें मिसबाउल हक शामिल हैं, सकलैन मुश्ताक, सरफराज अहमद, शुएब मलिक और वकार यूनुस भी शामिल हैं। पीसीबी के इस इकदाम को कैसे देखते हैं आप? देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एक इनिशिएटिव इसको डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को वापस रिवाइव का किया, अच्छी चीज है, क्योंकि जब हम डोमेस्टिक की बात करते हैं, आपके सामने पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंसेस रही हैं, डोमेस्टिक का रिवाइवल जो सा इंपॉर्टेंट है। आपको नजर आता है कि लड़के ज्यादा लंबी फॉर्मेट क्रिकेट नहीं खेलते, 4 डे छोड़ के ज्यादा T20 पे ज्यादा फोकस करते हुए हैं, तो रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। मेंटोरशिप्स की बात करें, मेंटोरशिप इतना इंपॉर्टेंट एक रोल होता है किसी भी डेवलपमेंट टीम के अंदर, क्योंकि जो भी यंगस्टर होता है जब वो ड्रेसिंग रूम करता है, फिर उसके जब हीरोज उसके साथ होते हैं, उसकी तरह वो सीखता है कि मैंने क्या करना है, किस तरीके से अपना बैकपैक के अंदर मैं क्या रखता हूँ, अपनी मैनेजमेंट कैसे करता हूँ, अपने स्किल्स को कैसे डेवलप करता हूँ। लेकिन थोड़ा सा हैरानगी मुझे 2 नामों पे हुई थी। एक तो सरफराज अहमद की, क्योंकि सरफराज अहमद अभी तक रिटायर नहीं हुए, ऑफिशियली ना रिटायर वो हुए हैं, पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी है, तो उनको मेंटोरशिप रोल पे कैसे डाला गया, क्योंकि मेंटोरशिप मैंने कहा ना इंपॉर्टेंट होती है अंडर 19 लेवल के ऊपर, क्योंकि वहां से लड़का ग्रूम करके बड़ी स्टेज के ऊपर आता है। इतनी बड़ी स्टेज के ऊपर जहां पर लड़के पहले ही ग्रूम्ड हैं, मैं एग्जांपल अगर बाबर आजम की बात करूं, रिजवान की बात करूं, तो उनको मेंटोरशिप की जरूरत नहीं होती, उनको सिर्फ अपना गाइडेंस की जरूरत होती है। तो थोड़ा सा मुझे हैरानगी ये थी सरफराज अहमद का सर मेंटोर लेके आना। दूसरी मुझे सबसे बड़ी हैरानगी थी वो थी शुएब मलिक को फिर लेके आना। शुएब मलिक की अगर बात करूं, अंडर 19 लेवल पे जब जूनियर्स कप हुआ था उसके अंदर मेंटोरशिप थे, वो मुझे समझ आती है, लेकिन स्टिल वही मैंने कहा ना कि उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया। उनको आप कैसे अपना इसमें मेंटोर लेके आते हैं, लेकिन चले जो भी है, लेकिन अच्छी चीज है एटलीस्ट एक टूर्नामेंट जो सा वो पहले सितंबर 3 को स्टार्ट हो, सितंबर के अंदर स्टार्ट होगा, कम से कम लड़कों की डेवलपमेंट के लिए एटलीस्ट कुछ सोच जा रहा है। लेकिन अभी आपको पता है बहुत से वादे किए हुए हैं और खुद भी कह चुके हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट को मैं आपको लिटरली चेंज करके दूंगा, लेकिन जब तक उसको प्रैक्टिकली नहीं किया जाएगा तब तक आपको पता सारी की सारी बातें ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं कि चेंजिंग्स करना बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा सर, सरफराज अहमद के नाम पर अक्सर सोशल मीडिया पर सारिफीन भी आवाज़ उठाते रहते हैं, मगर इस बार उन्हें भी मौका दिया गया है, तो क्या सरफराज पर एक बार फिर से पीसीबी की जानिब से नवाजिश की जा रही है उनकी जानिब से? देखिए, हमारे अनफॉर्चुनेट एक सिनेरियो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर आपको पता है कि हम लोग जो हमारे लेजेंड्स होते हैं, जो भी हम लोग जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया, देखें चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को जितवाई, बैक टू बैक मैचेस भी जितवाए। मेरी अगर अपनी पर्सनली तलफात की सर, अच्छा, हमारा जो राब्ता है वो अवैस साहब से मुनक़ता हो चुका है। यकीनन ये जो पीसीबी की जानिब से इक़दाम किया गया है पाकिस्तानी टीम में, ये 5 मेंटोर्स लाने का ऐलान, होप्स हो कि ये जो अनाउंसमेंट है ये एक मुस्बत इक़दाम लेकर आए और हमारी टीम की जो कारकर्दगी है उसमें बेहतरी आए। तो क्रिकेट एक्सपर्ट मोहम्मद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, हमें दीजिए इजाज़त। कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए दिन के साथ, एक नए आगाज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।